जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। आज का लेक्चर हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे 1600 से लेकर 1857 तक इंडिया में रही और कैसे ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बन गई। तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा अगर रिवाइंड करें या पिछले लेक्चर को थोड़ा सा अगर आप सोचने या पढ़ने की कोशिश करें तो आप लोगों को कल मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें आप लोगों को सारा याद है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप लोगों को कल जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था क्या वो आप लोगों को सारा क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर जी बिल्कुल सर। स्लो हो रही है। मैंने बोला है कि लेक्चर जो समझ आया है मैंने जो पढ़ाया था। दीदी आगे से समझ। जी क्वेश्चन पूछ ले कोई आप लोगों से। जी पूछ लें। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि कितनी प्रेसिडेंसी थी इंडिया में, कितनी प्रेसिडेंसी थी जो कि मेजर प्रेसिडेंसी थी? थ्री। 3 प्रेसिडेंसी थी। वेरी गुड। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या निजाम था, उनके बारे में कुछ पता है? सिक्योरिटी फोर्स इंडियन रेजिडेंट से बचाने के लिए की गई थी। सिक्योर पहले 1000 प्लस थी, फिर 1750 में मिलिट्री ट्रूप्स में 3000 प्लस होगी, फिर वेरी गुड। 1763 में 26,000 प्लस होगी, 1778 में 67,000 होगी थी। वेरी गुड। ठीक है, तो ये बता दें कि ब्लैक होल इंसिडेंस कब हुआ था? 1756 में। वेरी गुड। और बैटल ऑफ प्लासी? 1757 में 57। 1757। वेरी गुड। अच्छा जी, तो आज हमने फिर यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करना है। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी क्या थी और ये क्यों हुई थी और ये किन के दरमियान हुई थी। ठीक है, हमने पिछले से पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि साल 1700 में औरंगजेब जो बादशाह था, मुगलिया सल्तनत का बादशाह था, साल 1700 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया। पेंसिल और कॉपी लेकर इसको नोट डाउन करते रहे, जहां पे समझ ना आए वहां से पूछ लीजिएगा। इज दैट क्लियर? सर दोबारा बताइएगा। साल 1700 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया। इस वक्त का बंगाल एक बड़ा स्टेट माना जाता था। ठीक हो गया जी। 1704 में मुर्शीद कुली खान ने कैपिटल शिफ्टिंग की। क्या किया जी? कैपिटल शिफ्टिंग की। सर दोबारा बोलिएगा। 1704 में मुर्शीद कुली खान ने, मैंने आप लोगों से बातें करनी है, समझाना जो है बातों से समझाना है, उसको ऐसे ही जो है याद रख लीजिएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि साल 1700 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया। अब उस वक्त का बंगाल जो था वो एक बड़ा स्टेट माना जाता था, क्योंकि उसमें बिहार और उड़ीसा जैसे शहर पाए जाते थे। ठीक है, और 1704 में अब मुर्शीद कुली खान ने 1704 में कैपिटल शिफ्ट कर दिया। क्यों क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि वो मुर्शिदाबाद से रहने वाला था। उसने बंगाल का कैपिटल जो है वो ढाका था, उसको शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद में। ठीक हो गया। बंगाल का दारुल हुकूमत जो कैपिटल होता है उसको ढाका से शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद में 1704 में। ठीक हो गया। उसके बाद 1717 तक, सॉरी 1707 तक, 1700 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने इंडिया पे राज किया, हुकूमत की। ठीक है, उसके बाद
दो छोटे मोटे किंग सर और। दोबारा बोलिए। कहाँ से समझ नहीं आई भाई? सर ये 1707 तक क्या हुआ था? 1700 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने जो हुकूमत की थी, औरंगजेब का राज था 1707 तक। जी ठीक जी। है। हाँ जी। उसके बाद फिर दो छोटे मोटे किंग और आए। पहला था बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि 1707 से लेकर 1712 तक उसने हुकूमत की। उसके बाद जहांगीर शाह, जिसने 1712 से लेकर 1713 तक हुकूमत की। यहां तक क्लियर हुआ आपको? सर सेकंड का नाम बताइएगा आगे। जहांगीर शाह, जहांगीर शाह। समझ आई आपको? ओके सर, हो गया क्लियर। जी जी माही, जी। आपको समझ आ रही है? ये इसका बताइएगा जो आपने बोला है 1707 से लेके 1712 तक के है। इसका बहादुर नेम शाह क्या है? फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, और दूसरा था और दूसरा जहांगीर शाह। जहांगीर शाह। ठीक है। ओके। छोटे मोटे किंग थे। ठीक है। इनके बारे में सिर्फ डेट्स याद रखनी है आप लोगों ने। समझ आ गई? उसके बाद बारी आती है जी 1713 की। 1713 में आ गया जी नाइन्थ मुगल किंग, जो कि था फारूक शियार, जिसकी बेवकूफी का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसी की बेवकूफी की वजह से इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बनी थी। ठीक है। अब क्या हुआ जी, फारूक शियार ने क्या किया, 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को तमाम टैक्स जो थे वो माफ कर दिए। उसके बाद इसी साल में फारूक शियार ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है। मुर्शिद कुली जी खान को बंगाल का नवाब बना दिया। यहां तक क्लियर है सबको? सर ये 1713 में फरूख शियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्स माफ किए थे। 1713 में वो बना था बादशाह, और 1717 में टैक्स माफ किए थे। समझ आई? ओके, हो गया। 1713 में बना था और 1717 में उसने टैक्स माफ किए थे। ठीक है। 1717 में टैक्स माफ किए थे। अब समझ आ गई? जी। अब उसके बाद 1717 में उसने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया। दो काम किए उसने, आते ही टैक्स माफ कर दिया और दूसरी तरफ से मुर्शिद कुली खान को नवाब बना दिया। अब मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, बंगाल से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो मुगलिया सल्तनत को देता था, क्योंकि अब वो उसने जो है उसे दीवान से नवाब बनाया है, तो उसे रेवेन्यू तो देना पड़ेगा। ठीक है। अब 1719 में फारूक शियार के बाद बंगाल पर से मुगलिया सल्तनत का होल्ड खत्म होना शुरू हो गया। बंगाल एक आजादाना स्टेट बनता जा रहा था। ठीक है। 1727 में अब आगे बारी आती है, कहानी सुननी है आपने। 1727 सर में दोबारा बोलिएगा पिछले वाला कहां से? 1719 में। 1719 में जब फारूक शियार का दौरे हुकूमत खत्म हुआ, फारूक शियार की डेथ के बाद मुगलिया सल्तनत का होल्ड बंगाल से खत्म हो गया। मुगलिया सल्तनत का होल्ड बंगाल से खत्म हो गया, जिसकी वजह से बंगाल जो है एक आजादाना स्टेट बन गया। ठीक हो गया जी? यहां तक क्लियर हुआ आपको? जी। जी जिसकी सर। वजह से बंगाल खुद मुख्तार हो गया। खुद मुख्तार हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ जी, 1727 में, 1727 में मुर्शिद कुली खान ने अपने दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद को बंगाल का नवाब बना दिया। 1727 में
बंगाल का नवाब बना दिया अपने दामाद को, जिसका नाम था सजाउद्दीन मोहम्मद। जी, शुजाउद्दीन मोहम्मद। हाँ, सजाउद्दीन मोहम्मद को नवाब बना दिया। अब सजाउद्दीन का एक खास आदमी था, सजाउद्दीन का एक खास आदमी था जो कि अली वर्दी खान था। अली सजाउद्दीन का एक खास आदमी था जो कि अली वर्दी खान था। अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, अली वर्दी खान जी की बहादुरी और शुजात को देखते हुए सजाउद्दीन ने उसे जल्द ही आर्मी का जनरल बना दिया। जी। आर्मी का जनरल बना दिया। माहिन, समझ आ रही है? ना कर। माहिन, यार जब पैकेट लगा के देता दूसरा। जी सर, इसको आर्मी का जनरल बना दिया। आपको समझ आ रही है? जी ये माइक ऑफ करें प्लीज। माइक ऑफ करें प्लीज, डिस्टॉर्शन हो रही है क्लास में ऐसे तो। तहसीन, माइक ऑफ करें। अली वर्दी खान को, सर मेरा ऑन था, वो भांजियां आके छेड़ दिया, पता नहीं चला मुझे। ठीक है ठीक है, अली वर्दी खान को बहुत जल्दी आर्मी का जनरल बना दिया गया। उसके बाद 1733 में इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बिहार का डेप्यूटी सूबेदार भी बना दिया गया। बात की समझ आ रही है आप लोगों को? जी, 1733 को बिहार का डिप्टी डेप्यूटी सूबेदार सूबेदार बना। भी बना दिया गया। आयशा, अब आगे जो सर है, इसने अपने दम जी, इसने अली वर्दी खान को ही डिप्टी सूबेदार बनाया अली था। वर्दी खान जो कि आर्मी का जनरल था उसे बिहार का डेप्यूटी सूबेदार बना दिया गया। ठीक है। ठीक। अब 1739 में सुजाउद्दीन के बाद बंगाल का नवाब बना सरफराज खान। 1739 में सुजाउद्दीन की डेथ के बाद बना बंगाल का नवाब सरफराज खान। अब अली वर्दी खान जो कि बंगाल का, बिहार का डेप्यूटी सूबेदार था और आर्मी का जनरल भी था, वो ज्यादा देर तक इसी पोस्ट पे रहना नहीं चाहता था। उसने 1740 में सरफराज खान को बैटल ऑफ गिरिया में कत्ल करके बंगाल का नवाब बन गया। समझ आई बात की? सर दोबारा किस बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई। 1740 में किसने किसको कत्ल किया? 1740 में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को बैटल ऑफ गिरिया में कत्ल करके बंगाल का नवाब बन गया। जी क्लियर हुई? जी जी जहरा, क्लियर है? जी सर, हो गया। उसके बाद सर ये अली बैटल का वर्दी नाम खान क्या ने, बोला आपने? अली वर्दी खान जी, बैटल का नाम क्या बोला आपने? बैटल ऑफ गिरिया, बैटल ऑफ गिरिया। बैटल ऑफ गिरिया, बैटल ऑफ गिरिया में 1740 में उसने जो है उसे कत्ल करके बंगाल का नवाब बन गया। अब जो है अली वर्दी खान का दौर हुकूमत था 1740 से लेकर 1756 तक। अली वर्दी खान ने बंगाल पर हुकूमत की और बंगाल का नवाब रहा। ठीक हो गया। अब 1740 से लेकर 1756 तक उसने हुकूमत की। उसके बाद 1756 में बंगाल पर अली वर्दी खान का ग्रैंडसन जो कि नवाब सिराजुद्दौला था, उसने होल्ड संभाला और बंगाल का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला ने 23 साल की उम्र में, नवाब सिराजुद्दौला ने 23 साल की उम्र में बंगाल का होल्ड संभाला। ठीक हो गया जी। उस वक्त का बंगाल एक आजादाना स्टेट था। समझ आ रही है?
जी। अब जब वो बंगाल का नवाब बन गया तो उसने देखा कि बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा। उसने सबसे पहले देखा कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किलाबंदी कर रही है, अपने किले बना रही है, मजबूत कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि बंगाल में 7 इयर्स वॉर चल रही थी। मुख्तलिफ जो कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, और मराठा हो गए, और सिख वार हो गए, ये सारे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने में माहिर थे, एक दूसरे पर एवं ही अटैक कर देते थे। तो उस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हमारा जो है यहाँ पर इस तरह रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम अपनी किलाबंदी करें, अपने किलों को मजबूत करें। ठीक हो गया। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला को यह बात हजम नहीं हुई। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे किलाबंदी करे, क्योंकि अब बंगाल का अलग से होल्ड था और मुगलिया सल्तनत का होल्ड अलग से था। ठीक है। बंगाल पर जी। मुगलिया सल्तनत का राज नहीं था, नवाबों का राज था। ठीक है। उसने ये सोचा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलिया सल्तनत ने छूट दी हुई है टैक्सों की, वो क्यों दी है भाई? हमारे शहर में, हमारे स्टेट में रहते हुए ये ट्रेड भी कर रहे हैं, पैसा भी छाप रहे हैं, और हमें भी कुछ नहीं दे रहे। दो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्या किया? उसने दोनों को चिट्ठी लिखी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी को। दोनों को बुलाया और कहा कि हम तुम्हारी जो है किलाबंदी और तमाम जितने भी तुम्हारे ट्रेड हो रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, उस सारी ट्रेड को बंद करने लगे हैं। इसलिए आप लोग हमें टैक्स दें, ताकि आप लोगों की जो है वो हिफाजत भी की जाए और आप लोगों को ट्रेडिंग में भी हेल्प हो। ठीक है। फारूक शाह ने जो आप लोगों को टैक्स माफ किए थे वो अब नहीं चलेंगे। तो ये बात सुननी थी। सर यहाँ क्या? किसको खत लिखा था? दो कंपनियां थी जो कि बंगाल में ट्रेडिंग कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों को खत लिखा था। समझ आ रही है? जी। ये आ गई। अब दोनों को बताया और दोनों ने ये बात सुनी। तो सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तो मान गई। वो तो कहती भाई आप लोग टैक्स ले लो, हमें अपना काम करने दो। ठीक है। अब जो है उसकी जिम्मेदारी जो है वो बंगाल के नवाब यानी कि नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर आ गई। ठीक हो गया। लेकिन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये आगे से जो है फन खिलारने लग गई, अपना उन्होंने सांप की तरह फन खिलार लिया। ठीक है। अब आगे से ये कहने लगी कि हम क्यों टैक्स दें, आप होते कौन हो हमसे टैक्स लेने वाले? जी। ठीक है। इन्होंने जी। आगे से जवाब दे दिया। ठीक है। तो नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया? उसने कहा ठीक है, आप लोगों ने टैक्स नहीं देना। उन्होंने क्या किया? अपनी आर्मी इकट्ठी की, बड़ी आर्मी। नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी आर्मी इकट्ठी की और इनकी जो सबसे बड़ी और मेजर प्रेसिडेंसी थी, जिसको हमने फोर्ट विलियम का नाम दिया था, उस प्रेसिडेंसी के ऊपर अटैक कर दिया। उस प्रेसिडेंसी पर जी। अटैक किया तो बहुत सारे अंग्रेज भाग खड़े हुए और कुछ जो है पकड़े गए, जिनमें 146 के करीब लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। उनको जी अच्छा जी। तो उसमें औरतें और बच्चे भी थे। उनको क्या किया? उसी फोर्ट विलियम में एक गार्ड रूम में कैद कर दिया। उन 146 लोगों को उसी फोर्ट विलियम के गार्ड रूम में कैद कर दिया गया। और अगली सुबह जब वो गार्ड रूम खोला गया तो उसमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे और बाकी सारे मर गए। 146 लोगों में से 23 लोग जिंदा बचे। और इस इंसिडेंस को ब्लैक होल का नाम दिया जाता है। ब्लैक होल, जो कि 1756 में हुआ था। इसी तरह है तहसीन,
जी। ठीक है। उसके बाद भागे हुए जो लोग थे वो पुल्टा नाम की एक जगह पर जाके छुप गए और उन्होंने पैगाम दिया रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि डेलीगेशन था जेम्स फर्स्ट की तरफ से। जैसे सर कौन सी जगह? पुल्टा नाम की जगह पर, पुल्टा नाम रॉबर्ट। की जगह पर जाके छुप गए। उन्होंने पैगाम दिया रॉबर्ट क्लाइव को कि हम पर अटैक हो गया है, हमें बचाएं। रॉबर्ट। जी। सर रॉबर्ट। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव। क्लाइव, CLIVE। क्लाइव। माहिर। क्लाइड। CLIVE। जी सर। आपको समझ आ रही है? जी सर, साथ साथ नोट कर लिए। तहसीन। रॉबर्ट क्लाइव। जी सर। नजर आया रॉबर्ट स्क्रीन क्लाइड। पे? नजर आ रहा है जी आ स्क्रीन गया, पे? क्लाइव है। जी जी, क्लाइव। हाँ जी। तो रॉबर्ट जी क्लाइव जो कि उस वक्त मद्रास में थे, उन्होंने क्या किया, 3,000 सिपाहियों की पैदल फौज लेकर बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी पे अटैक कर दिया। अब नवाब सिराजुद्दौला जो था वो इस अटैक को बर्दाश्त ना कर पाया और नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव की फौज का मुकाबला ना कर पाया और उसने जो है वो घुटने टेक दिए और एक टेरिटरी साइन की। टेरिटरी मतलब एक जो है वो लेटर जो है, चार्टर एक जो है वो उसने साइन किया, जिसमें ये था कि अब हम जो है अमन के साथ रहेंगे। उस टेरिटरी का नाम था अलीपुर पीस टेरिटरी। उस टेरिटरी का नाम था अलीपुर पीस टेरिटरी। ठीक है, अलीपुर पीस टेरिटरी। जी। अब सर ये नवाब सिराजुद्दौला ने लेटर साइन किया था। ये नवाब सिराजुद्दौला ने जो है वो एक टेरिटरी साइन की थी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान हुई थी, ताकि जंगबंदी हो जी जाए और हम जो है वो सुकून से रह सकें। समझ आई? जी। किसके दरमियान हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान हुई थी। ठीक हो गया? समझ नहीं आई। रॉबर्ट क्लाइव, ये रहा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। जी और नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है। जी। उसने लेटर लिखा कि तमाम लोग अमन सुकून से रह सकें। अमन सुकून से रहें और हम जंगबंदी का ऐलान करते हैं, हम आगे से कोई जंग नहीं करेंगे। टेरिटरी साइन की थी। जी ठीक है। जी। उसके बाद फिर इस टेरिटरी को अलीपुर पीस टेरिटरी कहते हैं। ठीक है। अब इस टेरिटरी का नाम अलीपुर इसलिए पड़ा था क्योंकि ये टेरिटरी जो है वो कोलकाता में साइन हुई थी। कहाँ साइन हुई थी? कलकत्ता में। कोलकाता में साइन हुई थी, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम जो है वो अलीपुर रख दिया था। जी। कोलकाता का नाम अलीपुर रख दिया गया। अलीपुर रख दिया था। ठीक है। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने ये जो है वो टेरिटरी साइन कर दी। अब रॉबर्ट क्लाइव का ये मानना था कि वो नवाब सिराजुद्दौला को अब नवाब नहीं रहने देगा। जी तो उसने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला के सिपा सलार जो कि आर्मी का जनरल था उसका, मीर जाफर को अपने साथ में लाया और नवाब सिराजुद्दौला पर अटैक करने का सोचा। अब क्या हुआ जी, नवाब ये सिराजुद्दौला दोबारा पर, देखो। जी, इसको मिलाया था रॉबर्ट क्लाइव ने साथ, जिस पे अटैक रॉबर्ट किया नवाब क्लाइव ने सिराजुद्दौला। नवाब सिपा सिराजुद्दौला सलार के जाफर को। खास आदमी मीर जाफर को अपने साथ में लाया, जो कि उसका सिपा सलार भी था और उसका खास आदमी भी था।
उसको अपने साथ मिलाया और इस पर अटैक करने का फैसला किया। अब अटैक तो ऐसे नहीं ना होना था, तो उसने क्या किया, जो कंपनी पहले से टैक्स दे रही है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब नवाब सिराजुद्दौला को यह फील हुआ कि ये रॉबर्ट क्लाइव और जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो अपनी औकात से बाहर हो रहे हैं, इन्होंने तो टेरिटरी भी साइन की है और फिर ये इस तरह के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, इनको क्या तुक बनता है ऐसे काम करें? ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर और नवाब सिराजुद्दौला ने अटैक करने का फैसला किया, और इस बार नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव ने कत्ल कर दिया मीर जाफर की मदद से। और इस बार जो जंग हुई थी वो भागीरथी नदी के करीब हुई थी, जिसका नाम था प्लासी। भागीरथी नदी के करीब प्लासी के मकाम पर यह जंग हुई थी। इस जंग का नाम इसलिए बैटल ऑफ प्लासी रखा गया। ठीक है, और नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतली की तरह काम कर रहा था। ठीक हो गया। और अब जो है नवाब सिराजुद्दौला के जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ट्रेडिंग कंपनी थी और टैक्स देने वाली कंपनी थी, अब वो जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी जितने भी कंपनीज वहां पे ट्रेड कर रही थी, उन सब से टैक्स वसूल करने के लिए उन्होंने टेरिटरी फिर से बनाई। जितने भी असूल थे उन्होंने खुद बना लिए, क्योंकि नवाब उनका अपना था और अपनी मर्जी से वो काम कर रहे थे। तो कमाल है कि जो कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर इंडिया में आई थी, वो एक पॉलिटिकल पावर बन गई, और जो कंपनी खुद टैक्स दे रही थी वो आज जो है टैक्स वसूल करने लग गई। कमाल है। समझ आई बात की, कैसे जो है जी कहां से कहां पहुंच ये गई। सर मीर जाफर मुखालिफ ना होता सिराजुद्दौला का तो इस तरह के कोई इशू भी नहीं बनने थे। जो है इक्तदार जो होता है वो बहुत कुछ करवा देता है। अगर आपको आज कहें कि आपको आज वजीर आजम बनाते हैं, तो आप क्या नहीं करोगे कुछ? सर जरूरी तो नहीं है हर कोई बेईमानी हो। बेईमानी, ये बेईमानी जो है ना, ये लालच जो है वो बहुत कुछ करवा देता है। उसे जो है रॉबर्ट क्लाइव ने यही जो है कहा था कि नवाब बनोगे, शर्तें मानोगे बेईमानी? तो उसने कहा ठीक है मानेंगे, हाँ हाँ बनेंगे नवाब। तो उसने जो है वो नवाब बन गया। नवाब बनने का किसको जो है वो खुशी नहीं होती? जी माहिन, आज का लेक्चर जो है उसको सर वो नवाब तो बना लेकिन था तो वो एक कठपुतली ना, दूसरों के लिए टैक्स भी वसूल करता रहा और दूसरों के लिए सारे उसने काम किए और उसने दिमाग, अब सिपा सलारी भी खोली। यही तो बात है ना, दिमाग जो है वो घास चरने गया हुआ था उन लोगों का। हाँ हाँ माहिन, जी सर। आपको समझ आई है आज की जो लेक्चर की? मजे का लेक्चर था ना आज, कुछ पल्ले पड़ा या नहीं? जी सर। कैसा रहा पढ़ रहा है आज पहले। जहरा? ये मुझे उसका नाम बता दें, वो जो आपने वार बोला है, कौन सा नाम? बैटल जो है इनके दरमियान, जिस पे उन्होंने इसको मारा है ना, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बैटल को ऑफ जिसने जिस प्लासी। दरिया के पास क्या बोला है? सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी। जी बैटल ऑफ मारा था, प्लासी। जगह पे मारा था। जी जी, जिस जगह पे मारा था। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मकाम पर। प्लासी। प्लासी नदी, नहर। इसीलिए इस जंग को बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो एक पॉलिटिकल पावर बन गई, जो कि छुप छुपा के काम कर रही थी, वो अब खुलेआम सब कुछ करेगी। समझ आई? जी जहरा, जी कोई क्वेश्चन हो आपका? जी सर, आ गई है समझ। तहमीना?
जी सर, समझ आ गई। इकरा, जी समझ आ गई है। आज क्लियर हुआ आप लोगों को? आप सब कह रहे थे कि मुझे पीएस नहीं, हमें पीएस नहीं आती, हमें पीएस नहीं आती, समझ नहीं आती। तो इसलिए आज जो है बातें की हैं, और कुछ नहीं किया मैंने। आप लोगों को ये नहीं कहा कि वो जैसे रट्टा लगाने वाला सीन है, समझाने वाली बातें की हैं। ठीक है, सर चीजों को टीचर रिलेट अच्छा हो ना एक्सप्लेन। पढ़ाने वाला तो टीचर अच्छा हो ना पढ़ाने वाले तो फिर पीएस मुश्किल नहीं लगती। थैंक यू। इंशाल्लाह आप भी अच्छे बनेंगे, मेरे साथ रहेंगे तो आप इंशाल्लाह। भी अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। तो किसी बच्चे को कहाँ से कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे डायरेक्टली पूछ ले भाई, अभी पूछ ले। फिर बाद में पता क्या होता है, हिना आप पूछे भाई, आपके क्वेश्चन जो है काफी होते हैं। ये हमारे पास एक और है शान से, आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई, कहाँ है आप? खामोशी जो है वो इबादत जरूर है, लेकिन कभी कभी खामोशी जो है वो वबाले जान बन जाती है। जी इकरा। सर रॉबर्ट के मदारस में जब उसने सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी उस पे 3,000 बंदे थे जिस पे उसने हमला किया था। किसने हमला किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने 3,000 पैदल फौजियों को लेकर हमला किया था। ठीक है, समझ आ जी गई? सर। आयशा, आपका कोई क्वेश्चन है? किसी भी नो बच्चे सर। को, किसी भी बच्चे को, आयशा पूछे। आयशा, जी सर। आपको कब से आवाज दे रहा हूं, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे भाई? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, कोई नहीं है। किसी भी बच्चे को कहीं से कोई कंफ्यूजन है अभी क्लियर कर लें भाई, शान से। कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? हिना, हिना, सबको क्लियर है भाई? जी। चले, होप फॉर द बेस्ट। आज का लेक्चर इतना ही। मजीद लेक्चर और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब क्लास लेते हो तो एक रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो आप लोगों के ग्रुप में आती है। अगर आप लोगों ने उसको देखना नहीं होता, आप लोगों के सिर्फ व्यूज वहां पे नजर आते हैं, मुझे किसी बच्चे की कोई अटेंडेंस वहां पे शो नहीं होती। आप लोग जो है जस्ट उसको व्यू करके छोड़ाते हैं। एटलीस्ट आप लोग ये तो देखा करें कि आप लोगों का वहां पे जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन अपनी वो प्रेजेंस तो वहां पे शो करके आए कि आप लोग वहां पे गए हैं। प्रॉपरली वहां पे जाएं और जाके सर अपनी। क्या जी, जो उड़ जाता है ना प्रेजेंस ऐसे शो होगी क्या पॉजिटिव कमेंट्स कर दें। हाँ, अपनी जो है नहीं प्रेजेंस ना। वहां पे कोई भी अपना कोई भी एक फीडबैक जो है वहां पे छोड़ के आए, ताकि आपको भी पता लगे और मुझे भी थोड़ी सी फिर। आप वीडियो देखते हो, आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको उसमें से कुछ सीखने को मिला है तो उसके अकॉर्डिंग आप नीचे कोई भी कमेंट कर दो। जैसे आप पिक्चर्स पे कमेंट्री करते हो, आप वीडियो के अकॉर्डिंग नीचे कोई भी कमेंट कर दो। कमेंट कर दो, वेरी गुड। सही। ये चीजें हैं कि आप लोग जो है अगले बंदे को थोड़ा सा जो है वो अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन तो अल्लाह ताला की होती है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। बट ये होता है कि मुझे फिर अपनी जो है वो कमियां, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मुझे भी पता लगेगा कि मेरे बच्चों ने जो है वो रिस्पॉन्स किया है, तो मुझे उनको ये से इस तरह से यहाँ